नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन से की मुलाकात और उन्हें रीनॉमिनेट किए जाने पर बधाई दी। बीदर के सरकारी कर्मचारी को 5 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना। कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवार सूची को अंतिम रूप देने से पहले और अधिक सर्वेक्षण कराएगी, डीके शिव कुमार ने कहा। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण 18 फरवरी के बाद, बोम्मे ने बताया। इंडी गठबंधन को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया तगड़ा झटका, फारूक अब्दुल्ला बोले अकेले लड़ेंगे चुनाव। पीएम मोदी का ग्राफ नीचे लाना है, किसान नेता जगजीत सिंह जल्लेवाल के बयान पर मचा बवाल। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन को राज्यसभा के लिए रिनॉमिनेट किए जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, समाजसेवी और एजुकेशनलिस्ट और शिक्षाविद डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने बेंगलुरु में उनसे मुलाकात करके उन्हें राज्यसभा के लिए रिनॉमिनेट होने पर बधाई दी और उनका सम्मान किया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा भी की। इस अवसर पर कांग्रेस नेता सैयद अरशदुल्ला सहित अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में तुलसीराम अनेप्पा नंदगांव नामी सरकारी कर्मचारी को 5 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना लगाया है। बीदर शहर के शिवनगर के तुलसीराम नंदगांव को 7 फरवरी 1983 को रेशम विभाग में रेशम प्रदर्शक के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में उन्होंने असिस्टेंट पर ग्राम पंचायत सचिव और बीदर दक्षिण विधायक के नीति सहायक के रूप में काम किया। 30 दिसंबर 2008 को कर्नाटक लोकायुक्त के बीदर थाने के अधिकारी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज कर तुलसीराम के बीदर शहर शिवनगर स्थित घर और बेंगलुरु शहर के मल्लेश्वरम में रहे उनके किराए के घर पर छापा मारा था। जांच के दौरान पता चला कि तुलसीराम के पास आय से अधिक संपत्ति है। लोकायुक्त के बीदर थाने के डीएसपी टीजी रायकर ने तुलसीराम के खिलाफ रिश्वत प्रतिशोध अधिनियम के तहत आंदोलन में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में कर्नाटक लोकायुक्त की ओर से बहस करने वाले विशेष लोक वकील केशवराव श्रीमाले ने कहा कि न्यायाधीश ने तुलसीराम को सजा सुनाई और जुर्माना लगाया क्योंकि यह साबित हो गया है कि उनके पास अपनी आय से 36.76 लाख रुपए जो 125.94% अधिक है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए सर्वेक्षण का एक दौरा कर रही है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी कार्यालय में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमने पार्टी पर्यवेक्षकों, जिला प्रभारियों, मंत्रियों और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की समीक्षा की। हमने संभावित उम्मीदवारों का और अधिक मूल्यांकन करने के लिए सर्वेक्षण के एक और दौर का सुझाव दिया है। उम्मीदवारों की सूची को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और हम जल्द ही उस संबंध में नई दिल्ली में एक बैठक करेंगे। यह बैठक चल रहे बजट सत्र के मद्देनजर बेंगलुरु में आयोजित की गई है। सूची को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की जरूरत है। हमें कम से कम 50% उम्मीदवारों से चुनाव संबंधी काम शुरू करने के लिए कहने की जरूरत है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर शिव कुमार ने कहा कि हमने केवल विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट पर चर्चा की है। हम अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने आगे कहा, हाईकमान को अभी तक कोई सूची नहीं दी गई है। हमने प्राप्त फीडबैक पर एक औपचारिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। फिलहाल यह गोपनीय है। मौजूदा मंत्रियों के आम चुनाव लड़ने के बारे में पूछे जाने पर शिव कुमार ने कहा कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है और पार्टी जीत की संभावना तलाश रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने कहा कि राज्य के उम्मीदवारों के लिए लोकसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण की प्रक्रिया 18 फरवरी के बाद शुरू होगी। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में होगी और उसके बाद टिकट वितरण प्रक्रिया शुरू होगी। जेडीएस के साथ टिकट वितरण पर भी चर्चा की जाएगी। वाहन चोरी करने वाले चोर गिरफ्तार। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजापुर एसपी ऋषिकेश सोनवाने ने जानकारी दी कि वह चोरी करने वाले यासीन नामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया कि सिंदगी नाका के पास एक बिना नंबर प्लेट की बुलेरो में जाते समय शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके चलते आरोपी के पास से पुलिस ने एक महिंद्रा बुलेरो, एक महिंद्रा टीयूवी 300 और मारुति सुजुकी स्विफ्ट को जब्त कर लिया है, जिसे लेकर गोल गुंबज पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडी गठबंधन को एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं। इसी बीच अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इंडी गठबंधन को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों राज्यों में संसदीय चुनाव के साथ चुनाव शुरू होगी। रही बात सीट बंटवारे की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कर लेती है, तो जो पार्टी विपक्षी इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने में विफल रही, वह इसके लिए जिम्मेदार होगी। बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी कि वह पंजाब में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। गौरतलब है कि बीते दिन जनता दल यूनाइटेड भी इंडी गठबंधन से अलग हो गया था। इसके बाद बिहार में सरकार गिर गई। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी एक बार फिर एनडीए के साथ गठबंधन में आ चुके हैं। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी इंडी गठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ मिल गए हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंडी गठबंधन से निकलना विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बाबत जयराम रमेश ने कहा कि बातचीत जारी है, हर पार्टी की अपनी सीमाएं होती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इंडी ब्लॉक का हिस्सा रहे हैं और आगे भी बने रहेंगे। किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार उनके कर्जे को माफ करे और एमएसपी की गारंटी दे। इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाला एक दल है जिसका नाम है भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर। इस संगठन के प्रमुख का नाम है जगजीत सिंह ढिल्लेवाल, जिनका एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है और चर्चा का कारण बना हुआ है। दरअसल ढिल्लेवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक बयान जारी किया है, जिससे उनके विरोध की मंशा पर अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जगजीत सिंह ढिल्लेवाल कहते हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे लाने के लिए किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के बाद पीएम मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, बहुत कम समय है, हमें उनका ग्राफ नीचे लाने की जरूरत है। बता दें कि यह वीडियो कुछ दिन पहले तब आया था जब किसान अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करने वाले थे। ढिल्लेवाल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, यह एक राजनीतिक बयान है। अगर इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा तो क्या लोग पीएम मोदी का समर्थन करना बंद कर देंगे? जनता में एक संदेश फैल रहा है कि विरोध करने का यह सही तरीका नहीं है। कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी की पारंपरिक सीट से इस बार सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। इसके बाद से साफ हो गया है कि इस बार रायबरेली की सीट से कोई नया उम्मीदवार मैदान में आएगा। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने पर तरह तरह की विचार सामने आ रहे हैं। किसी ने इस फैसले को सही बताया तो वहीं किसी ने गलत। हालांकि अब सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता के नाम एक खत लिखा है। सोनिया गांधी ने अपने इस खत में लिखा है कि रायबरेली के बिना उनका परिवार अधूरा है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा, मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वह रायबरेली आकर और आप लोगों से मिलकर पूरा होता है। यह नेहा नाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। सोनिया गांधी ने कहा कि रायबरेली के साथ उनके परिवार के रिश्ते की जड़ें बहुत गहरी हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर फेरोज गांधी को यहां से जिताकर दिल्ली भेजा। उनके बाद मेरी सास इंदिरा गांधी को आपने अपना बना लिया। उसके बाद से अब तक यह सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किल भरी राह प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ती गई। इसी दौरान आप लोगों ने मुझे चलने की राह दी। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। ज्ञानव्यापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अदालत अगले हफ्ते इस मामले पर फैसला सुना सकती है। इससे पहले इस मामले की सुनवाई 15 फरवरी तक के लिए टाल दी गई थी। 31 जनवरी को जिला जज वाराणसी से ज्ञानव्यापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति दी गई। इस फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा है कि वाराणसी की अदालत ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू समुदाय को पूजा पाठ करने की अनुमति देने वाले फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तारीख तय की है। पिछली सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया की ओर से पेश एफएफए नकवी ने दलील दी कि विवादित संपत्ति पर वादी व्यास परिवार का क्या अधिकार है, इस पर निर्णय नहीं किया गया है और इस प्रकार से वादी का अधिकार निर्धारित किए बगैर पूजा की अनुमति देने का आदेश अवैध है। मुस्लिम पक्ष ने अदालत के आदेशों की प्रमाणित प्रतियां भी दाखिल की, जो पूर्व में दाखिल नहीं की गई थी और इन प्रतियों को रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। विवादित संपत्ति पर हिंदू पक्ष का कब्जा दर्शाने वाले कुछ परिपत्र हिंदू पक्ष की ओर से दायर किए गए हैं। वाराणसी की अदालत ने 31 जनवरी को दिए अपने आदेश में हिंदू श्रद्धालुओं को ज्ञानव्यापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी। हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएम वैद्यनाथ ने बहस की। वैद्यनाथन ने तकरीबन 40 मिनट तक दलीलें पेश करते हुए कहा कि ज्ञानव्यापी के दाहिने हिस्से में तहखाना स्थित है, जहां पर हिंदू वर्ष 1993 तक पूजा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी के दाहिने हिस्से में तहखाना स्थित है। ऑर्डर 40 साल एक सीपीसी के तहत वाराणसी कोर्ट ने डीएम को रिसीवर नियुक्त किया। कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि यह निर्णय नोट के मुकाबले वोट की ताकत को और मजबूत करेगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह उम्मीद भी जताई कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी ध्यान देगा कि चुनाव आयोग वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी के मुद्दे पर विपक्षी दलों से मिलने से लगातार इनकार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को सूचना का अधिकार कानून और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया है। रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की बहुप्रचारित चुनावी बॉन्ड योजना को संसद द्वारा पारित कानूनों के साथ साथ भारत के संविधान का भी उल्लंघन माना है। लंबे समय से प्रतीक्षित फैसला बेहद स्वागत योग्य है और यह नोट पर वोट की शक्ति को मजबूत करेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार चंदादाताओं को विशेष अधिकार देते हुए अन्नदाताओं पर किसी भी तरह का अत्याचार कर रही है। गाजा में इजरायली सेना उस वक्त बौखला गई जब उसे एक अस्पताल में हमास आतंकियों के बेस होने की आशंका हुई। लिहाजा सैनिकों ने अस्पताल पर हमला बोल दिया। अस्पताल पर हुई ताबड़तोड़ गोलाबारी में एक मरीज की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। अस्पताल परिसर में बमबारी होने से मरीजों और डॉक्टरों के बीच में हड़कंप मच गया। सभी अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने लगे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायली बलों ने लंबे गतिरोध के बाद बृहस्पतिवार को दक्षिणी भाग में स्थित एक मुख्य अस्पताल पर धावा बोला। वहीं इजरायल ने कहा कि उसने खान यूनिस शहर के नासिर अस्पताल में शरण लिए हुए हजारों विस्थापित फिलिस्तीनियों के जाने के लिए एक रास्ता खोल दिया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग अस्पताल से निकले। चिकित्सकों के अनुसार इजरायली सेना ने बृहस्पतिवार तड़के दक्षिणी गाजा के मुख्य अस्पताल पर गोलीबारी की, जिसमें एक मरीज की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। सेना ने अस्पताल परिसर से हजारों विस्थापित लोगों को निकालने की कोशिश की। इसी बीच बुधवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। पाकिस्तान में चुनाव परिणामों की आखिरी घोषणा हो जाने के बाद भी अब तक कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकी है। बतौर पार्टी नवाज शरीफ की पीएमएलए-एन सबसे बड़े दल के तौर पर 75 सीट हासिल किया है। अब तक नवाज की ओर से सरकार बनाने का दावा किया जा रहा था। इसके बाद उन्होंने अपने भाई व पूर्व पीएम शहबाज शरीफ को फिर से
पीएम उम्मीदवार के लिए प्रस्तावित किया, लेकिन सरकार बनाने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं होने से सब कुछ अधर में है। इसी बीच चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले पूर्व पीएम इमरान खान ने सरकार बनाने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने अपने सबसे करीबी नेता उमर अयूब को पीएम उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। इमरान के नेताओं ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार कुल 101 सीटों पर जीत दर्ज की है, मगर उन्हें कम से कम 35 और सांसदों की जरूरत होगी। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने कानूनी वजहों से अपने नेताओं को निर्दलीय ही मैदान में उतारा था। इमरान खान अभी जेल में हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के नेता उमर अयूब को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन से की मुलाकात और उन्हें रीनॉमिनेट किए जाने पर बधाई दी। बीदर के सरकारी कर्मचारी को 5 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना। कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवार सूची को अंतिम रूप देने से पहले और अधिक सर्वेक्षण कराएगी, डीके शिव कुमार ने कहा। कर्नाटका में लोकसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण 18 फरवरी के बाद, बोम्मे ने बताया। इंडी गठबंधन को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया तगड़ा झटका, फारूक अब्दुल्ला बोले अकेले लड़ेंगे चुनाव। पीएम मोदी का ग्राफ नीचे लाना है, किसान नेता जगजीत सिंह जल्लेवाल के बयान पर मचा बवाल। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।